हेलो नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमवी साइंस वर्ल्ड पर। तो हम यहां पर कर रहे हैं क्लास 11th का अभी बेसिक चल रहा है। हमने मैटर पढ़ लिया है अच्छे से और कुछ नियम हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम कुछ नियम और पढ़ने वाले हैं और फिर हम शुरू करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी को विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, क्लास 11th का रसायन विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो पहला नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। जी हाँ, व्युत्क्रम अनुपात का नियम हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहता है। तो देखिए, दो या दो से, अब अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के भार। अब यहाँ पे हमने देखिए क्या लिए हैं, तीन पदार्थ कह सकते हैं कि तीन तत्व लिए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। इन तीन तत्वों से किस प्रकार से पदार्थों का निर्माण होता है, किस प्रकार से यौगिकों का निर्माण होता है। रासायनिक रूप से अलग अलग करने वाले भार ही होते हैं। तो जो क्या करते हैं कि जो रासायनिक रूप से अलग अलग किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भारों से क्रिया करते हैं, तो किसी तीसरे पदार्थ के समरूप भार से क्या करने वाले क्रिया करते हैं, वे परस्पर क्रिया करने वाले भार ही होते हैं या उनके सरल गुणित होते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, वे परस्पर क्रिया करने वाले भार होते हैं या उनके सरल गुणित होते हैं। यहाँ पे देखिए समझते हैं किस प्रकार से हो रहा है। हम यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, तीन तत्वों को हम यहाँ पर ले रहे हैं। इन तीन तत्वों को हम किस प्रकार से व्याख्या करें कि है अच्छे से हम समझ पाएँ। तो देखिए यहाँ पर कि जब कार्बन और ऑक्सीजन, जी हाँ, कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का निर्माण करने वाले। जैसे CO2 का निर्माण होगा, यहाँ पर देखिए CO2 का निर्माण हो रहा है। CO2 का निर्माण होगा तो जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार होता है, वह होता है 12। कितना होता है, 12 होता है। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, जो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं। तो जिसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पर याद रखिए 2 ऑक्सीजन है। तो 12:32 में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए हम आगे देखते हैं CH4। क्या देखते हैं, CH4 कार्बन फिर से देखिए कितने नंबर पे आता है, कार्बन आता है 16 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन आता है। वैसे तो कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो कार्बन 6 नंबर पे आया तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 12 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 12 हो गया। हाइड्रोजन का अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो पाए जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, तो 12:4 में आ गया। उसी तरह से देखिए H और O मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, H2O। तो हाइड्रोजन में तो 1 है तो 2 हो गया, 2 अनुपात। अब देखिए ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। इसका जो एटॉमिक मास है वह कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, 2:16। तो इन सभी का क्या है, जो तीसरा पदार्थ बन रहा है उसके जो भार हैं वो एक दूसरे क्या हैं, परस्पर क्रिया करने वाले भार के ही होते हैं। उससे सरल गुणित, एक तीसरे से सरल गुणित होते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, 3 हम तत्व लेते हैं। तो इससे क्या क्या बनता है, देखिए हाइड्रोजन और सल्फर के संयोग से H2S बनेगा, S और O के संयोग से SO2 बनेगा, H और O के संयोग से H2O बनेगा। इन तीनों की परमाणु भार मैंने यहाँ पर अच्छे से दर्शाए हैं, अच्छे से आप इस यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो क्या हमारा था कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम था। अब हम अगला जो नियम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा गे-लुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। गे-लुसेक के गैसीय आयतनों का नियम क्या कहता है। अब देखिए कि समान ताप व दाब। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करने वाली है कि समान ताप व दाब व ताप क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। दाब व ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समान दाब व ताप पर 2 गैसें संयुक्त होती हैं। 2 गैसें क्या होती है, संयुक्त होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम H2 और O2 गैस क्या कर रहे हैं, संयुक्त कर रहे हैं किस पे, समान ताप व दाब पर, अथवा बनती है तो उसके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। तो उसका आयतन क्या होगा, एक सरल अनुपात में बनेगा। आयतन क्या होगा, एक सरल अनुपात में होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया और इसकी क्रिया किससे कराई, ऑक्सीजन से करवा दी। किससे करवा दी, ऑक्सीजन से हमने इसकी क्रिया करवाई। हाइड्रोजन कितना था, 100 ml, ऑक्सीजन कितना था, 50 ml। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, जी हाँ 100 ml है, ऑक्सीजन कितना है, 50 ml है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या ये पानी है, नहीं है, जल वाष्प है, क्या है,
क्योंकि लिक्विड लवड़ी ले रहे हैं हम गैसीय अवस्था में ले रहे हैं, ना कि लिक्विड अवस्था में कुछ भी नहीं है। तो गैस संयुक्त होती है तो गैस क्या बन रही है, हमारे पास जल वाष्प बन रही है। कितने ml बनेगी, 100 ml जल वाष्प है वो अब बनती है। तो यही क्या है, गैल्यूसेंक का गैसीय आयतनों का नियम है कि गैसीय आयतन किस तरह से इनके ऊपर निर्भर है वो करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको भी अच्छे से हमने पढ़ लिया है। अब हमारा जो आज का जो बेसिक्स का तीसरा और अंतिम नियम है वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो हमारी क्लासें होने वाली है वो पूरी की पूरी आपकी एनसीईआरटी बेस होने वाली है। तो ये जो क्लासें ली गई है वो आपको थोड़ा सा बेस क्लियर करने के लिए, आपके अच्छे नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर अटेंड की है। तो देखिए अवोगाद्रो का नियम, जो अवोगाद्रो है वह एक संख्या भी होती है, वह आगे धीरे धीरे हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम अवोगाद्रो का नियम पढ़ने वाले हैं कि क्या है अवोगाद्रो नियम। समान ताप व दाब पर किसी गैस के निश्चित अणुओं की संख्या क्या है, समान। अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से नोटिस कीजिए एक बात को कि बार बार हम समान ताप व दाब, समान ताप व दाब, मतलब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि समान ही रहना चाहिए ताप व दाब। तो अगर ताप व दाब में जैसे ही परिवर्तन होगा, ताप व दाब में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर इसकी जो अणु है जिससे जो बनने की कंसंट्रेशन है वह क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उनके बनने का अनुपात नहीं रह पाएगा उतना। तो इसलिए ताप व दाब हमेशा समान ही रहना चाहिए। तो देखिए समान ताप व दाब पर किसी गैस के निश्चित अणुओं की संख्या नियत रहती है। नियत मतलब क्या रहती है, अणुओं की संख्या हमेशा नियत रहेगी, एक जैसी ही रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि अणुओं की संख्या में परिवर्तन आ जाएगा, वह क्या रहेगी, नियत रहती है। यही क्या कहते हैं, अवोगाद्रो का नियम कहता है कि समान ताप व दाब पर किसी गैस के, समान ताप व दाब पर किसी गैस के निश्चित अणुओं की संख्या नियत रहती है। जैसे हमने क्या लिया, H2 लिया, O2 लिया। H2 कितने आयतन है, 2 आयतन है। O2 का कितना आयतन है, 1 आयतन है। लेकिन जो H2O बना उसके 2 आयतन जलवाष्प में यहाँ पर क्या हो गए, प्राप्त हो गए। क्या हो गए, वाष्प हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ नोटिस कीजिए कि अगर हम इसको अच्छे से देखें तो इसका किस अनुपात में निर्माण होता है, अनुपात। ये देखिए 2 अनुपात 1 अनुपात 2 क्या प्राप्त होता है, 2 अनुपात 1 अनुपात 2। इस प्रकार से एक अनुपात में हमें यह क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं कि इसको कितने मात्रा में हमने लिया, क्या किया, इसकी कितनी मात्रा हमने ली, उसकी बात चर्चा भी करनी चाहिए कि मात्रा कितनी ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसका हमने 100 ml क्या लिया, H2O लिया, H2 लिया। और O2 कितना लिया हमने, 50 ml लिया। कितना लिया, 50 ml। लेकिन जो H2O जलवाष्प बना वह हमारे पास कितने ml बनेगा, महज 100 ml जलवाष्प हमें प्राप्त होता है। तो यही क्या था, हमारा अवोगाद्रो का नियम था कि अवोगाद्रो के नियम के अनुसार किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर अच्छे से देखा। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे नियम। जो हमारी आगे वाली अब क्लास आने वाली है उसमें हम विस्तार से जो चैप्टर है उसको शुरू करेंगे, और कुछ ही क्लासों में बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये क्लास है जो चैप्टर है समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं इससे आगे वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। ध्यान से पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई है, अगर आपकी इससे हेल्प हो रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।